हे दोस्तों, डैन कार्लिन को हिस्ट्री ये सब्जेक्ट पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, स्टोरीज सबको सुनाते रहते थे। सो एक दिन ऐसे ही कोई स्टोरी वो उनकी मदर इन लॉ को सुना रहे थे। तब उनकी मदर इन लॉ ने बोला कि क्यों ना तुम हिस्ट्री से रिलेटेड ही एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर दो। अब बात ये थी कि वो ऑलरेडी करंट नॉलेज के ऊपर पॉडकास्ट चालू कर चुके थे और उनके पास हिस्ट्री से रिलेटेड कोई डिग्री या कोई अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए डैन ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई हिस्टोरियन थोड़ी हूँ जो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ना इस जवाब पे उनकी मदर इन लॉ ने एक ऐसी सिंपल सी बात बोली जिसने उन्हें काफी सोच में डाल दिया। उनकी मदर इन लॉ ने कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि लोगों को हिस्ट्री की स्टोरी सुनाने के लिए भी किसी डिग्री की जरूरत होती है। नाउ डैन सच ये सुन के काफी क्यूरियस हो गए, जिसके बाद जब उन्होंने बहुत सोचा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, पुराने जमाने के हिस्टोरियंस के पास भी कोई डिग्री नहीं होती थी, फिर भी वो लोग ग्रेट हिस्टोरियंस बने और लोग आज भी उन्हें ग्रेट हिस्टोरियंस मानते हैं। सो इसी बात को समझते हुए उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज करा और अपना नया पॉडकास्ट हार्डकोर हिस्ट्री नाम से स्टार्ट किया। नाउ पॉडकास्ट के शुरू में ही वो लोगों को बोल देते थे कि वो कोई हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन वो अलग अलग हिस्टोरियंस के ओपिनियन जरूर लोगों को बताते थे, सुनाते थे अच्छे से, जो सुनने लोगों को बहुत मजा आता था। हिस्ट्री जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को भी उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग बना दिया था, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे हार्डकोर हिस्ट्री, उनका ये पॉडकास्ट बहुत फेमस हो गया और उसके लिए फिर डैन को कई अवार्ड्स भी मिले। डैन बोलते हैं कि अगर वो सिर्फ वही काम करते जिसकी डिग्री उनके पास थी तो वो आज भी किसी जगह पर किसी के नौकर बन के रह रहे होते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से ही आज वो इतने बड़े इंसान बन पाए। वो एक फेमस पॉलिटिकल कमेंटर, एक्टर और पॉडकास्टर बन पाए, जिसे लाखों लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। इसीलिए लेसन नंबर 1 ऑन एटीट्यूड, कभी भी उन चीजों को करने से मत डरो जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो, जिसकी डिग्री तुम्हारे पास नहीं है या ऐसा कुछ। नाउ ये था पहला लेसन एटीट्यूड का, जो आप में होना चाहिए। ऐसे ही अभी मैं आपके साथ 5 और एटीट्यूड के ऊपर लेसन शेयर करूंगा टिम फेरिस की इस बहुत पॉपुलर बुक टूल्स ऑफ टाइटन से, जो उन्होंने कई फेमस और सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज लेके अपने पॉडकास्ट में सीखे थे, जो वो सालों से कर रहे हैं। उनकी ही नॉलेज और विजडम इस बुक में उन्होंने शेयर करी है, जो मैं आज आपके साथ करूंगा। बट उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो दबा दो और मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी IamSeekN पर जरूर फॉलो करो, वहां मैं आजकल एक्टिव हूँ। नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 2, व्हाट मैटर्स टू यू। केसी नेस्टेट एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर और फिल्म मेकर है जिन्हें आप शायद जानते होंगे, बट जो बात शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है कि वो 15 साल की एज में ही अपने घर से भाग गए थे और बस 17 साल की एज में उन्हें उनका पहला बच्चा हो गया था। पर फिर भी इस पूरी डिफिकल्ट सिचुएशन को उन्होंने खुद से हैंडल करा, बिना किसी की हेल्प लिए। 2011 में जब केसी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम कर रहे थे तो उन्हें नाइकी से 3 एड्स प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। शुरू के 2 एड्स तो उन्होंने अच्छे से बनाए, जो नाइकी को पसंद भी आए, पर तीसरा एड बनाते बनाते वो इतने बोर्ड और बर्नड आउट हो गए थे कि उन्होंने अपने एडिटर को कॉल किया और बोला, चलो हम एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाते हैं, बल्कि हमें एड के लिए जितने भी पैसे मिले हैं उनसे तब तक पूरी दुनिया घूमते हैं जब तक पैसे खत्म ना हो जाए, और हम फिर उसकी एक मूवी बनाएंगे। ना इस पे केसी के एडिटर ने बोला कि तुम पागल हो, पर ठीक है। जिसके बाद केसी ने वो करा भी। केसी का वो वीडियो जिसका नाम मेक इट काउंट है का मैसेज यही है कि हमें उन चीजों को चेस करना चाहिए जो हमारे लिए सच में मैटर करती है। नाउ केसी का वो वीडियो सच यूट्यूब पे बहुत हिट हुआ और उसकी वजह से ही केसी फिर बहुत फेमस यूट्यूबर भी बने और आज भी है। आज भी वो सारी चीजें करते हैं जिसके बस कुछ लोग सपने देखते हैं। इसके साथ साथ केसी ने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, वो HBO शो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, एक राइटर और स्टार भी रह चुके हैं। केसी कहते हैं कि उनके लिए सक्सेस का डेफिनेशन ये नहीं है कि हम कितना ज्यादा टाइम वो काम करते हैं जो हमें पसंद है, बल्कि हम कितना कम टाइम उन कामों को देते हैं जो हमें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही है एटीट्यूड का लेसन नंबर 2, जो आपके लिए मैटर करता है उस पे ही अपना मैक्सिमम टाइम दो। लेसन नंबर 3, क्रिएट योर ओन नीश। 23 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स बनने के बाद आर्नोल्ड ने डिसाइड किया कि अब वो हॉलीवुड में काम करेंगे, पर उनकी हैवी बल्क बॉडी और जर्मन एक्सेंट की वजह से उस टाइम के सारे प्रोड्यूसर्स उन्हें रिजेक्ट कर देते थे, बिकॉज उन्हें उनकी बल्की बॉडी बहुत अजीब लगती थी। स्टिल आर्नोल्ड ने कभी भी एक सिंपल हीरो के रोल के लिए ऑडिशन नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को कम बल्की नहीं बनाने का सोचा। अगर उन्हें रोल ऑफर भी होते थे तो वो छोटे मोटे होते थे। उन्हें बोला जाता था कि वो टाइम निकल गया है जब तुम्हारे जैसे बॉडी बिल्डर्स को मेन लीड रोल मिलता था। नाउ आर्नोल्ड कहते हैं कि अगर मैं तब दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता, अपनी बॉडी कम कर लेता, तो मैं आज भी कोई छोटे मोटे रोल ही कर रहा होता। पर मेरा विजन क्लियर था और मैं जानता था कि एक टाइम आएगा जब लोग मेरे फिजिक की वजह से मुझे जानेंगे। इसलिए आर्नोल्ड ने काफी रिजेक्शन के बाद भी हार नहीं मानी और फिर फाइनली उन्हें मूवी मिली जिसका नाम था टर्मिनेटर।
जो मूवी आपको पता ही होगा कि फिर सुपर हिट हुई, जिसके बाद आर्नोल्ड हॉलीवुड के फेमस एक्टर बने, जिन्होंने फिर और भी कई सारी फेमस मूवीज करी, जैसे कि ट्विंस, घोस्टबस्टर, कोनन द बारबेरियन एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग का न्यू ट्रेंड चलाया मूवीज में, जो आज भी चलता है हॉलीवुड, इवन हमारी बॉलीवुड में। और ये सब हुआ उनके एटीट्यूड की वजह से, जो था अपने तरीके से चीजों को करना, ना कि जो दूसरे बोले बस वही करते रहना हमेशा। और यही है लेसन नंबर 3, क्रिएट योर ओन नीश। लेसन नंबर 4, एक्सट्रीम ओनरशिप। जब जैको सील टास्क यूनिट के कमांडर थे, तब उनके जो लीडर थे वो हमेशा मीटिंग्स बुलाते थे और कमांडर्स से पूछते थे कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और फिर उनकी हेल्प करने की कोशिश करते थे। एग्जाम्पल, वो उन सब कमांडर्स में से किसी एक के पास जाते और पहले लीडर से पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो समझो रिप्लाई देता कि हमें न्यू जूते चाहिए ताकि हमें ट्रेनिंग के लिए आसानी हो। तो सीनियर लीडर बोलते ठीक है, आपको मिल जाएंगे। फिर वो दूसरे लीडर के पास जाते, तो वो बोलता कि हमें एक दूसरे से बात करने के लिए इंटरनेट फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी ट्रेनिंग के दौरान, जिस पे लीडर शायद हाँ बोलते या ना बोलते, उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते या डिक्लाइन करते। ऐसे ही बाकी सारे कमांडर्स अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे और हेल्प मांगते थे। नाउ बात ये थी कि जब सीनियर लीडर जॉको के पास आते थे और उनसे पूछते थे कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो मैक्सिमम टाइम बोलते थे कि हम ठीक है सर, प्रॉब्लम्स हम खुद से हैंडल कर रहे हैं। वो अपने सीनियर को ये सब बोल के दिखाते कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो जॉको उसे खुद हैंडल कर लेंगे, उसका ध्यान रख लेंगे और कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने सब कामों की एक्सट्रीम ओनरशिप लेते थे। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जब कभी जॉको अपने सीनियर से कुछ भी मांगते, तब उन्हें तुरंत वो चीज मिल जाती थी। क्यों? बिकॉज उनके सीनियर को समझ आता था कि उन्हें इस चीज की सच में जरूरत होगी, तभी उसने मांगा है। प्लस इसी ओनरशिप ने फिर जॉको विलिंग को फिर वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ कमांडर भी बनवाया सील ऑपरेशन यूनिट का, वो भी वॉर के टाइम पे। प्लस वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बने। जॉको कहते हैं कि आप हमेशा अपने बॉस या किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो, स्पेशली उन चीजों के लिए जो आपको चाहिए। अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है तो वो उनकी नहीं बल्कि आपकी फॉल्ट है कि आप उन्हें इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, उन्हें इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम को। इसलिए लेसन नंबर 4, चीजों की एक्सट्रीम ओनरशिप लेने का एटीट्यूड रखो। लेसन नंबर 5, गोल्स एंड सिस्टम्स। स्कॉट एडम एक राइटर है जिन्होंने डिल्बर्ट कॉमिक स्ट्रिप बनाई है, जो 57 से भी ज्यादा कंट्रीज में फेमस है। स्कॉट बेस्ट सेलिंग ऑथर भी रह चुके हैं कई फेमस बुक के, जैसे हाउ टू फेल एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड स्टिल विन बिग, गॉड्स डेब्रीज और द डिल्बर्ट प्रिंसिपल। स्कॉट अपनी एक बुक में बताते हैं कि जब वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे थे, तब उनकी गर्लफ्रेंड, जो अब उनकी वाइफ है, उन्होंने उनसे पूछा कि उनका गोल क्या है, क्योंकि ब्लॉगिंग करने की वजह से स्कॉट को हर रोज डबल मेहनत करनी पड़ रही थी और उससे उनकी इनकम भी कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही थी, जो मैक्सिमम लोगों की तरह उनकी गर्लफ्रेंड को भी सेंसलेस लग रहा था। पर स्कॉट ने बोला कि ब्लॉगिंग उनका सिस्टम का पार्ट है, ना कि उनका गोल। स्कॉट कहते हैं कि अच्छी राइटिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे सिस्टम का पहला पार्ट था कि मैं डेली प्रैक्टिस करूं राइटिंग की। मुझे ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली मैं क्या लिखना चाहता हूं, कैसे लिखना चाहता हूं, और इसीलिए ही राइटिंग को मैंने अपने सिस्टम का पार्ट बनाया, ना कि गोल। राइटिंग स्किल्स के साथ साथ स्कॉट ब्लॉगिंग से भी यही सीख रहे थे कि लोगों को क्या पसंद आता है और क्या नहीं, जिन सब की वजह से जब उनको वॉल स्ट्रीट जर्नल पे आर्टिकल लिखने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने जो आर्टिकल लिखा वो बहुत पॉपुलर हो गया, जिसकी वजह से भी उन्हें बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, पर उन्हें बुक पब्लिशर्स का अटेंशन जरूर मिला और उन्हें उनकी पहली बुक की डील भी मिली, जिसकी वजह से ही फिर इवेंचुअली वो इतने फेमस हो गए। जो सब पॉसिबल हुआ बस राइटिंग और ब्लॉग्स लिखने की वजह से, जो था उनका सिस्टम, ना कि उनका गोल। सिस्टम का मतलब वो हैबिट्स और प्रोजेक्ट्स चूज करना जिसमें अगर हम फेल भी हो गए दूसरों की नजर में, फिर भी हम स्किल और नॉलेज हमेशा एक्वायर करते रहते हैं। आसान भाषा में देखें तो ऐसे ऑप्शन चूज करना जो आपको किसी भी हाल में लॉन्ग टर्म में सक्सीड होने में हेल्प करे। नाउ सिस्टम बनाने के लिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि कौन सी स्किल्स मुझे डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर, जिससे एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हो और हम ग्रो करते रहे। जबकि गोल्स के हिसाब से सोचे तो बस फेलियर और सक्सेस दिखती है, जो कई बार सोचना अच्छा नहीं होता है। देखो, हमें अक्सर बोला जाता है कि सक्सेस होने के लिए हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए। इसीलिए लेसन नंबर 5, सिस्टम फॉर्म करना एक प्रैक्टिकल वे है जिससे हम फेल होने के बाद भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेसन नंबर 6, मैक्सिमाइजिंग योर स्ट्रेंथ्स। लास्टली ऑथर टिम फेरिस बोलते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोग भी आम लोगों की तरह ही होते हैं, उनके अंदर भी आम लोगों की तरह बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, लेकिन जो फर्क होता है वो ये है कि वो लोग अपनी एक दो स्ट्रेंथ्स को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करते हैं, जो आम लोग नहीं करते। 2013 में टिम अपने करियर और लाइफ में बहुत हाई पॉइंट पे थे। उन्होंने अपनी पैसिव इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ली थी, अपना ड्रीम हाउस खरीद लिया था, अपने करियर की सबसे बड़ी डील साइन कर ली थी और वो रेगुलरली वर्कआउट और मेडिटेट भी करते थे। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी
कि उसके कुछ टाइम पहले तक ही टिम काफी लो भी फील करते थे। उन्हें कुछ करने का मन नहीं होता था, वो बस पड़े रहते थे बेड पर और दिन में 8-10 कॉफी पी लेते थे। उन्होंने उसी टाइम पे अपनी लाइफ में पहली बार थेरेपी लेना भी स्टार्ट किया था और उन्हें लगता था कि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही सफर करते रहेंगे। नाउ पॉइंट समझने वाली ये है कि हमारे मोस्ट ऑफ द आइडियल्स और सुपर हीरोज भी इम्परफेक्ट होते हैं और कई बार तो बहुत अजीब भी, जो अपनी वीकनेसेस के बाद भी बड़ी चीजें करते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। आपने कई बार किसी फेमस इंसान की बुराई न्यूज पे सुनी होगी और उस पे लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कितनी बड़ी बात है, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हर काम को बहुत अच्छे से परफेक्टली करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सच नहीं होता है। इसलिए लेसन नंबर 6 ऑथर बोलते हैं कि हम इसलिए सक्सीड नहीं होते हैं क्योंकि हमारे अंदर वीकनेसेस नहीं है, बल्कि हम अपनी यूनिक स्ट्रेंथ पे फोकस करने की वजह से, उसके अराउंड हैबिट्स डेवलप करने की वजह से सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए आप भी अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करो और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने पे पूरा फोकस करो। यही एटीट्यूड आपको सक्सेस देगा। नाउ ये सारी बातें मैंने आपको एक बहुत ही फेमस बुक टूल्स ऑफ टाइटन इस बुक से बताई है, जो ऑथर टिम फेरिस ने लिखी है। अगर आपको ये बुक पसंद आई है और आप इस बुक की और सारी बातें सीखना चाहते हो तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। कमेंट करके बताओ कि मैं और कौन सी बुक पे समरी बनाऊं। शेयर करें इस वीडियो को सभी लोगों के साथ ताकि लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो दबा दीजिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, मिशन रीड इंडिया रीड को एक हिट और सक्सेस बनाने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।